दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जब आप मेडिकल स्टोर्स पर मेडिसिन लेने जाते हो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, तो कई बार फार्मासिस्ट आपको वो मेडिसिन ना देकर जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है कोई दूसरी ड्रग दे देता है और कहता है कि ये भी वही इफेक्ट देगी, इसका एक्शन भी वैसा ही है, इसमें वही साल्ट है या वही इंग्रेडिएंट है। परंतु कई बार आप बोलते हो कि मुझे तो वही मेडिसिन चाहिए जो कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है, तो फार्मासिस्ट आपको कहता है कि मैं तो आपके फायदे के लिए दे रहा हूँ। परिचय वाली दवाई 168 रुपए की है जबकि ये वाली 113 रुपए की है और असर दोनों का सेम है, तो आप अपना फायदा देखकर 113 वाली मेडिसिन खरीद लेते हो, लेकिन फिर आप सोचते हो कि इंग्रेडिएंट्स सेम है, इफेक्ट सेम है और प्राइस में इतना फर्क है, ऐसा क्यों है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी की मेडिसिन रिकमेंड करता है और कई बार फार्मासिस्ट भी ऐसा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार के कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रोपैथी के बारे में जानते हो और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, यदि आप BAMS का कोर्स करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रोपैथी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आगे भी करने वाला हूं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि मेडिसिन या ड्रग का पेटेंट क्या होता है, पेटेंट क्यों किया जाता है, इससे कंपनीज का क्या फायदा है और पब्लिक का क्या फायदा है। दोस्तों जब भी कोई कंपनी किसी नए ड्रग की खोज करती है, नए रसायन की डिस्कवरी करती है किसी डिसीज या बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, तो कंपनी उस ड्रग के काफ़ी सारे टेस्ट करती है कि ये ड्रग मानव जाति के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है। क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, R&D सेंटर्स में बहुत सारे रुपए खर्च किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में काफ़ी रुपए खर्च होते हैं। किसी नए ड्रग की डिस्कवरी में लगभग $2 बिलियन का खर्चा आता है। डिस्कवरी के बाद आम जनता तक उस नए ड्रग की जानकारी पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट तक अप्रोच लगानी पड़ती है। नए ड्रग्स की मार्केटिंग में काफ़ी रुपए खर्च होते हैं, तो नए ड्रग बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग में कितना खर्चा आ सकता है उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। तो जब किसी कंपनी ने कोई नई ड्रग डिस्कवर की है तो कोई नया ड्रग बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग में कितना खर्चा आ सकता है उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। तो जब किसी कंपनी ने कोई नई ड्रग डिस्कवर की है तो उसे ये अधिकार तो होना चाहिए कि वो उस ड्रग पर हो चुके खर्चे की भरपाई के साथ साथ प्रॉफिट भी बना सके। पेटेंट ही ये अधिकार नए ड्रग की डिस्कवरी करने वाली कंपनी को देता है। जब भी कोई कंपनी किसी नई ड्रग की डिस्कवरी करती है तो वो पेटेंट करा लेती है जो कि 15 से 20 साल का हो सकता है। अब कंपनी 15 से 20 साल तक या फिर जितने साल का भी उसे पेटेंट मिला है उसमें कंपनी अपने सारे खर्चे की भरपाई कर लेती है और अच्छा प्रॉफिट भी बढ़ाती है। तो इसके अनुसार कंपनी ड्रग का प्राइस फिक्स करती है कि जिससे उसके सारे खर्चे कवर होने के साथ साथ प्रॉफिट भी मिले और आम जनता को भी वो ड्रग एक सूटेबल प्राइस में उपलब्ध हो सके ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसे परचेज कर सके। तो इसी तरह के पेटेंट ड्रग्स को ब्रांडेड ड्रग्स कहा जाता है क्योंकि ड्रग के साथ कंपनी का नाम जुड़ जाता है। दोस्तों जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक कोई अदर कंपनी इस ड्रग को नहीं बना सकती और कोई कंपनी ऐसा करती भी है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होती है। इस तरह से पेटेंट दूसरी कंपनियों के लिए एंट्री बैरियर का काम करता है और कंपनी का मार्केट में एकाधिकार हो जाता है। दोस्तों यदि हम कोविड की सिचुएशन की बात करें तो अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनीज ने अपनी अलग अलग वैक्सीन रेडी की है और कानूनी तौर पर पेटेंट भी करा लिया है ताकि कोई और कंपनी उनके जैसी वैक्सीन ना बना पाए। यही कारण है कि कुछ चुनिंदा कंपनियां ही कोविड की वैक्सीन बना रही हैं और अलग अलग वैक्सीन होने के कारण ही आपको दोनों डोज सेम वैक्सीन की लगानी पड़ती है। और आपने खबरों में ये सुना भी होगा कि यदि कोविड का टीका बनाने वाली कंपनी अपना पेटेंट खत्म कर दे
तो काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये टीका बनाने का अधिकार मिल जाएगा और वैक्सीन की कमी भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, जब नए ड्रग का पेटेंट खत्म हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है तो मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो इस ड्रग को बना सकती हैं। सबके पास अधिकार आ जाता है ड्रग को बनाने का। सभी कंपनीज के लिए रास्ते खुल जाते हैं क्योंकि ड्रग की डिस्कवरी हो चुकी है और उस पर सारे तरह के टेस्ट किए जा चुके हैं। तो अब बाकी कंपनीज इस ड्रग के अनेकों तरह के टेस्ट पर इतना खर्चा नहीं करती और मार्केटिंग पर भी इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में काफ़ी लोग ड्रग के बारे में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। क्योंकि कंपनीज को इस ड्रग पर इतना खर्चा करना ही नहीं पड़ता, इसलिए ये मेडिसिन सस्ती होती है। हालांकि इन पर MRP ज़्यादा होता है। फार्मासिस्ट इन ड्रग्स पर अच्छा खासा मार्जिन लेते हैं। दोस्तों, पेटेंट खत्म होने के बाद जब अदर कंपनीज उस मेडिसिन को उसके ड्रग के नाम से बेचती हैं तो उसे जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में ये काफ़ी सस्ती होती हैं। यही कारण है कि सरकार हर बार डॉक्टर से जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कहती है ताकि गरीब लोग भी अपना इलाज बढ़िया तरह से करवा सकें। परंतु इसमें भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन्स बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं और छोटी छोटी नई नई कंपनियां भी। तो इनके रेट में भी काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लेवल पर अनेकों तरह के टेस्ट करती हैं और उसके अनुसार कई बार कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत बदलाव कर देती हैं ताकि पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिले। और यही कारण है कि इन कंपनीज की मेडिसिन महंगी होती है और इस तरह की ड्रग्स को पहचानना आसान हो जाए जनता के लिए, तो कंपनी मेडिसिन को एक अलग नाम दे देती है और इस तरह से ये भी एक ब्रांडेड ड्रग बन जाती है। बड़ी कंपनीज के साथ साथ छोटी कंपनीज भी ड्रग को एक स्पेसिफिक नाम देकर ब्रांड क्रिएट कर देती है ताकि वो भी मार्केट में अपनी पहचान बना सके। अब दोस्तों, जेनेरिक मेडिसिन को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी कंपनीज ड्रग पर अपने नाम का थप्पा लगा चुकी है। दोस्तों, वैसे तो ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के इफेक्ट में, एक्शन में कोई फ़र्क नहीं होता, परंतु अलग अलग कंपनीज की जेनेरिक मेडिसिन में काफ़ी फ़र्क हो सकता है। बड़ी कंपनीज की जेनेरिक मेडिसिन के ज़्यादा इफेक्टिव होने के चांस रहते हैं। दोस्तों, ब्रांडेड मेडिसिन में फार्मासिस्ट को बहुत कम मार्जिन मिलता है, परंतु जेनेरिक मेडिसिन में फार्मासिस्ट को ज़्यादा मार्जिन मिलता है, परंतु MRP दोनों के लगभग सेम ही होते हैं। यही कारण है कि कई बार फार्मासिस्ट आपको वो मेडिसिन नहीं देता जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है या प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है, जबकि उसके जैसी कोई दूसरी जेनेरिक ड्रग दे देता है जिसमें केमिकल सेम होते हैं और वो उसके जैसा ही इफेक्ट शो करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कारण है कि डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट एक स्पेसिफिक कंपनी की मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, ये सारा सिस्टम एक्सपीरियंस और कमीशन पर टिका होता है। दोस्तों, सभी डॉक्टर्स अलग अलग कंपनीज की मेडिसिन्स को अपने लेवल पर चेक करते रहते हैं। सभी डॉक्टर्स चाहते हैं कि जो भी पेशेंट उनके पास इलाज के लिए आए उन्हें बढ़िया से बढ़िया इलाज प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों, डॉक्टर्स पेशेंट को वही मेडिसिन या वही कंपनी की मेडिसिन लिखते हैं जो कि अच्छा इफेक्ट शो करती है, या फिर वो पेशेंट से कहते हैं कि इसी कंपनी की ड्रग आपको फार्मासिस्ट से लेनी है या केमिस्ट से लेनी है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कंपनी इस डॉक्टर से अप्रोच लगाती है कि यदि वो उस कंपनी की ड्रग लिखता है तो उसे इतने % कमीशन मिलेगा। इस तरह डॉक्टर वो मेडिसिन भी रिकमेंड करने लग जाता है। दोस्तों, इसी तरह का कुछ फार्मासिस्ट के केस में भी होता है जिन ड्रग्स पर प्रेस्क्रिप्शन की बाउंडेशन नहीं होती और जो एसेंशियल मेडिसिन हैं जैसे कि PCM इत्यादि। तो ऐसी ड्रग्स की रिकमेंडेशन के लिए कंपनीज फार्मासिस्ट को अप्रोच करती हैं ताकि उनकी ड्रग्स मार्केट में ज़्यादा चले। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे।